नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने खेती के बारे में पढ़ा कि खेती के कितने कितने टाइप होते हैं। देखो आज वाली जो वीडियो है इसमें हम जो हमारे और टाइप बचे हैं खेती के वो पढ़ने वाले हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक कि निर्वाह वाली खेती कौन सी होती है, यानी लिवलीहुड वाली खेती कौन सी होती है। उसके दो टाइप पढ़े थे, एक तो जैसे कि आदिकालीन जिसमें कि बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें उगाई जाती हैं। उसके बाद दूसरी हमने पढ़ी थी गहन, जिसमें कि थोड़े से बड़े लेवल पे खेती होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लांटेशन वाली क्रॉप्स, यानी कि जो खेती मेनली पौधे लगाकर की जाती है और उसका यूज़ होता है कमर्शियल। उसके बाद हमने पढ़ा था बड़े लेवल पे जो कमर्शियल खेती होती है और अलग अलग दुनिया के एरिया में अलग अलग एरिया में वो होती है, जैसे कि अमेरिका में प्रेयरी नाम की जगह पे होती है, यूरेशिया में स्टेपिस नाम के जो मैदान है वहाँ पे होती है, अर्जेंटीना में पंपाज नाम की जगह पे होती है। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आज भूमध्य सागरीय खेती, यानी जो एरिया है पर्टिकुलर भूमध्य सागरीय एरिया, यानी मेडिटेरियन वाला जो एरिया है। आप मैप में देख लो कि कौन सा एरिया है ये, यूरोप का नीचे वाला पार्ट और अफ्रीका के ऊपर वाला पार्ट, जो ये मध्य सागर है, भूमध्य सागर है, इसके आसपास का जो ये एरिया है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेशल तरह की खेती होती है, इसीलिए खेती का ही एक प्रकार बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो खेती होती है उसे बोला जाता है भूमध्य सागरीय खेती। यहाँ पे मेनली खट्टे फल उगाए जाते हैं, जिसमें कि अंगूर सबसे मेन है। अब अंगूर है तो अंगूर से जो है और क्या क्या बनता है, किशमिश बनती है, मुनक्खा बनता है और उसके अलावा वाइन बनती है। तो यहाँ पे जो है शराब इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा है, वाइन वगैरह बनती है। उसके अलावा अंगूर की खेती बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो भूमध्य सागरीय की सबसे मेन बात है खट्टे फलों का पैदा होना। ठीक है, स्पेशल एरिया है, हर खेती का एक स्पेशल एरिया होता है। हर पौधे को अपना एक स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है, पर्टिकुलर बारिश चाहिए होती है। तो जिस भी एरिया में जिस टाइप का मौसम होता है उसी टाइप की फसलें वहाँ पे पैदा हो सकती हैं। तो जो भूमध्य सागरीय एरिया है, यानी मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे मेनली सब्जियाँ उगती हैं या खट्टे फल उगते हैं। तो फलों के लिए बेस्ट एरिया है ये, उसके अलावा सब्जियों के लिए बेस्ट एरिया है ये, फूलों के लिए भी बेस्ट एरिया है ये। ठीक है, और यहाँ पे सबसे मेन फसलों में फूल आते हैं और अंगूर आते हैं। ठीक है, तो ग्रेप्स की खेती यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो आपको यही याद रखना था इसमें कि भूमध्य सागरीय एरिया में कौन सी खेती होती है, वो होती है ग्रेप्स की खेती, अंगूरों की खेती या खट्टे फलों की खेती। समझ गए? तो ये एरिया की खेती की स्पेशलिटी यही थी। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है, ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मतलब क्या है, जब केवल सब्जियों की खेती हो, सब्जी को रातों रात ट्रक में भर के दूसरी मंडी में बेचने के लिए भेज दिया जाता है ना, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का मतलब है ट्रक में खेती नहीं उगा रहे। ट्रक फार्मिंग का मतलब है सब्जी की खेती करना। जब बड़े लेवल पे सब्जी उगाई जाती है सिर्फ और ट्रकों में भर के उसे बेचा जाता है तो उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ऐसे ही नाम पड़ गया ये सब्जी, क्योंकि सब्जी को ट्रकों में भर भर के बेचते हैं ना, तो सब्जी का नाम पड़ गया क्या, ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, सब्जी को उगाना। ठीक है, तो वेजिटेबल्स जब हम उगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ट्रक फार्मिंग कहलाता है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पे आपको एक देश याद रखना है, वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड जो है वो फूलों के लिए बहुत फेमस है। नीदरलैंड में ट्यूलिप नाम के फूल ज़्यादा उगाए जाते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो मेडिटेरियन जो एरिया है, यहाँ पे क्या क्या खास बात हुई, देखो यहाँ पे ट्रक फार्मिंग की जाती है, यानी कि यहाँ पे सब्जियों की खेती की जाती है। दूसरा, यहाँ पे फूलों की खेती की जाती है और नीदरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल उगाए जाते हैं और ट्यूलिप वहाँ का मेन फूल है। तीसरी बात, यहाँ पे खट्टे फलों की खेती होती है और खट्टे फलों में सबसे मेन अंगूर की खेती होती है। तो ये देश आपको याद रखने हैं मेडिटेरियन वाले, जिसमें कि यूरोप के देश भी हैं, ठीक है, और अफ्रीका के कुछ देश भी हैं। ये पूरा एरिया मिलके मेडिटेरियन एरिया कहा जाता है और यहाँ पे मेनली खट्टे फल उगाए जाते हैं। तो जैसी क्लाइमेट कंडीशंस यहाँ पे हैं यूरोप की इस वाली साइड में, भूमध्य वाली साइड में, ऐसी ही कंडीशन दुनिया के कुछ और भी छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ पे भी है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस टाइप की खेती होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया भूमध्य सागरीय कृषि में। ठीक है, तो जिस टाइप की फसल भूमध्य सागर में होती है वैसी ही फसल ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, यानी कि खट्टे फल और सब्जियों की जो मेन खेती है वो कहाँ पे होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। उसके अलावा अमेरिका में जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है, कैलिफोर्निया नाम की जगह पे भी क्या है, इस टाइप की फसलें होती हैं और चिली नाम की जगह पे भी इस टाइप की फसलें होती हैं। तो ये तीन और नाम इसमें जुड़ेंगे। एक तो मैंने क्या बताया था आपको शुरू में ही, भूमध्य सागर एरिया, यानी कि यूरोप के कुछ देश और अफ्रीका के कुछ देश,
उसके अलावा कौन से नाम जुड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया और चिली, इन 3 जगह पे भी कौन सी टाइप की खेती होती है, जो फसलें भूमध्य सागरीय एरिया में उगती है वही फसलें यहाँ पे भी उगती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भूमध्य सागरीय कृषि के कौन कौन से एरिया हुए, यूरोप के अलावा अमेरिका में कैलिफोर्निया, चिली और ऑस्ट्रेलिया, ये मेन एरिया हैं जहाँ पे कौन सी खेती होती है, भूमध्य सागरीय खेती होती है। भूमध्य सागरीय खेती का मतलब अंगूर वाली खेती या खट्टे फलों की खेती या सब्जियों की खेती। मेनली इसमें अंगूरों की बात हो रही है, खट्टे फलों की बात हो रही है। तो आपको याद रहेगा ये कि भूमध्य सागर की स्पेशलिटी क्या है, खट्टे फल, सब्जी और फूल, ये हैं 3 खास बातें इस वाली खेती की। तो समझ गए आप ये। अब देखो अगला टाइप क्या है। अब अगला हमारा खेती का प्रकार है सहकारी खेती, यानी कि कोऑपरेटिव, जब साथ मिलकर जो लोग हैं वो खेती करें। देखो आपने एक बात तो सुनी है कि एकता में बहुत ताकत है, यानी कि यूनिटी में ताकत होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जिन किसानों ने अपने अपने खेतों को मिलाकर एक साथ प्रोडक्शन करने की सोची, उसी को कहा गया सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के किसान अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं, अपनी एक क्या बनाते हैं, अपनी एक संस्था बनाते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उसमें वो कंपनी की तरह काम करते हैं। जैसे कि उनके मान लो 100 खेत थे अलग अलग किसानों के, उन्होंने अपने खेतों को ज्वाइन कर लिया और अपना एक पूरी कंपनी की तरह बना लिया। उन 100 के 100 खेतों में एक तरह की फसल होगी, एक टाइम पे फसल बोई जाएगी, एक टाइम पे सारी चीज़ें होंगी, तो उससे क्या होगा, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो यूरोप के देशों में ऐसी खेती हुई है। अगर किसी एरिया के किसान जितने भी उनके खेत हैं उन सभी को जोड़कर अगर खेती करे एक ही टाइप की, तो वो खेती कितने बड़े लेवल पे जा सकती है। ऐसा हो सकता है ना, मान लो आपके खेत हैं, आपके पड़ोसियों के खेत हैं और भी पड़ोसियों के खेत हैं, अगर आप अलग अलग अपने अपने खेत में फसलें बोओगे तो आपको अकेले को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए खाद लाना पड़ेगा, आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। छोटे से एरिया में आप ट्रैक्टर बुला रहे हो, कुछ बुला रहे हो, तो अगर आप सारे साथ मिल जाओ तो क्या होगा, आपको रिसोर्सेज कम लगेंगे, ठीक है, आपका खर्चा कम होगा। तो जब आदमी अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी खेती को बढ़ाने के लिए क्या कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी खेत हैं वो सारे खेत वाले मिलकर साथ मिलकर जब काम करते हैं, उसे कहा जाता है कलेक्टिव फार्मिंग, सहकारी खेती, यानी कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके खेती करना। इसमें क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल है, जैसे 100 खेतों को ले लिया, तो 100 खेतों के मालिकों ने क्या किया, अपनी एक कम्युनिटी बना ली पूरी की पूरी। वो सारे क्या करते हैं, 100 के 100 खेतों में एक जैसी फसल होगी, एक तरह से एक ही टाइम पे मशीनें आएंगी, एक ही टाइम पे बुआई होगी, एक ही टाइम पे पानी दिया जाएगा, तो सारे साथ मिलकर काम करते हैं। फिर जब पूरी फसल बिकेगी 100 खेतों की एक साथ, तो फिर अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप की खेती डेवलप कंट्रीज़ में हुई है, मेनली यूरोप में इस चीज़ को किया गया है। तो आप याद रखो, कलेक्टिव फार्मिंग, सहकारी खेती का मतलब है कि इसमें लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से अपने दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं, बिल्कुल कंपनी की तरह वो काम करते हैं। जैसे कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कमेटी बनती है, आदमी चुने जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी की तरह खेती करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे वो खेती करते हैं। तो जब वो साथ मिलकर ऐसे काम करते हैं तो उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो कलेक्टिव फार्मिंग के बहुत फ़ायदे हैं। अब आपको देश याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग हुई, ठीक है। मेनली ये जो है यूरोप के कंट्रीज़ में हुई है और 4 कंट्रीज इसमें मेन है, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और डेनमार्क। ये 4 देश ऐसे हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे क्या हुआ है, कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक। अब इसमें आपको एक देश तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़े तरीके से जिसने किया है वो है डेनमार्क। अब चारों में से आपको डेनमार्क बिल्कुल भी नहीं भूलना, मार्क कर लेना डेनमार्क को, ठीक है। तो मार्क कर लेना है, बिल्कुल इसको याद कर लेना है। तो डेनमार्क, डेनमार्क में जितने भी आदमी है ना, सारे के सारे कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर एक आदमी का खेत नहीं है कि ये मेरा खेत है, ये उसका खेत है। वो क्या करते हैं, सब ने क्या कर रखा है, अपने खेतों को ज्वाइन कर रखा है और वो साथ में मिलकर खेती करते हैं। तो डेनमार्क का हर किसान लगभग कलेक्टिव फार्मिंग को अपनाता है। उनकी पूरी पूरी कम्युनिटी है, कई बड़े बड़े उन्होंने फार्म बना रखे हैं, बड़े बड़े खेतों को जोड़ के उन्होंने एक खेत बना रखा है और वो उस पर खेती करते हैं। फिर प्रॉफिट को भी बांट लेते हैं और उनकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क को मार्क कर लो, याद रखना है ये, ठीक। अब देखो नेक्स्ट टाइप की खेती कौन सी है, वो है हमारी कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कि सामूहिक खेती। अब इस टाइप की खेती में क्या होता था, देखो जैसे जो ऊपर वाली खेती है जिसमें कि सहकारी था,
उसी तरीके से यहाँ पे भी खेतों को ज्वाइन करके बड़े लेवल पे खेती की जाती है। पर अंतर क्या है इन दोनों में? सहकारी जो खेती होती है उसमें लोग अपनी मर्जी से अपनी कम्युनिटी खुद बनाते हैं। खेतों पे जो हक होता है वो लोगों का खुद का ही होता है, यानी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो। जैसे कि मान लो मेरा खेत है और मेरे 4-5 खेत हैं और मेरे दोस्त के भी 4-5 खेत हैं, मेरे आसपास जितने भी खेत थे हम सब ने मिलकर क्या बना लिया, अपनी एक ग्रुप बना लिया और अपनी फिर हमने खेती करी, तो वो होता है सहकारी वाली खेती। अब मैं बात कर रहा हूँ सामूहिक खेती की। सामूहिक खेती बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे कि सहकारी खेती है वो होती थी, पर इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें जो खेत हैं वो सरकार के कंट्रोल में होते हैं और सरकार ही उसको कंट्रोल करती है, सरकार ही पूरा उसका मैनेजमेंट करती है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं होती। और ये चीज़ मेनली शुरू हुई थी यूएसएसआर में, जब रशिया जो है वहाँ पे जब सोवियत संघ हुआ करता था तो वहाँ पे ये खेती शुरू की गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग शुरू हुई और वहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने सारे खेतों को अपने अंडर में ले लिया और वहाँ पे क्या किया, लोगों को केवल नौकरी की तरह काम करने के लिए रखा। ठीक है, तो सरकार पूरे खेतों पर कंट्रोल रखती थी, लोगों को वहाँ पे सैलरी पे रखा जाता था, तो इसे बोला जाता है कलेक्टिव फार्मिंग। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में ये थोड़ा सा अंतर है कि सामूहिक कृषि जो होती है वो सरकार के कंट्रोल में होती है, खेतों पर जो मालिकाना हक होता है वो गवर्नमेंट का होता है, पर इसमें भी उसी तरीके से बड़े लेवल पे खेती की जाती है, खेतों को आपस में ज्वाइन करके खेती की जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको पर्टिकुलर कंट्रीज़ भी याद रखनी है कि कहाँ पे किस टाइप की खेती होती है। तो मैंने आपको बताया कलेक्टिव वाली तो यूएसएसआर में हुई थी शुरू, तो आपको मेनली इसी का नाम यहाँ पे याद रखना है कि रशिया और यूएसएसआर में होती थी ऐसी खेती। ठीक है, और वहाँ पे इसे कहते क्या थे ये भी आपको याद रखना है, इसे वहाँ पे कोल खहोज कहा जाता था। ठीक है, कोल खहोज। ठीक है, तो वहाँ पे जो खेत होते थे ऐसे जहाँ पे कलेक्टिव तरीके से खेती होती थी उसे कोल खहोज कहा जाता था। इस नाम को आप याद रखना, हिंदी में भी यही, इंग्लिश में भी यही, क्योंकि ये ना तो हिंदी वर्ड है ना इंग्लिश वर्ड है, ये रशियन वर्ड है, इसको एज इट इज़ याद रखना। ठीक, और हमने जो दूसरे वाली खेती पढ़ी थी जहाँ पे कि कोऑपरेशन की बात हो रही थी, वो मेनली किसने किया है, यूरोप की कंट्रीज़ ने किया है। उसमें मेन कंट्री हमें याद रखनी है डेनमार्क। डेनमार्क का हर किसान इस टाइप की खेती करता है, वहाँ पे बड़े लेवल पे खेतों में खेती की जाती है। समझ गए? तो ये 2 टाइप थे खेती के। तो मेन हमने सारे टाइप खेती के पढ़ लिए हैं। तो जो भी चीज़ हमारी एनसीईआरटी में दे रखी थी, जो भी हमारे टॉपिक बनते थे खेती से, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो खेती से जुड़ा हुआ हमारा कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हमारे जो 2 मेन टॉपिक बचे हैं वो हम कवर कर लेंगे। ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारी वीडियोज़ के। तो मैंने इस चैनल पे आपके लिए सारी वीडियोस बनाई हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ कराया है। मतलब आपको टॉपर बनाने की पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। बस आपको भी अब थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और अपने नोट्स बनाते रहना है साथ साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।